हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। चलिए आज से हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। ठीक है, तो पहले वेक्टर्स क्या होता है। वैसे तो 11th में शायद थोड़ा पढ़े होंगे, बट जो बच्चे 11th के होंगे उनको कुछ नहीं पता होगा। तो चलो देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बेसिक से चलते हैं। क्वांटिटीज क्या होती है, क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटीज क्या होती है। दो टाइप्स के क्वांटिटीज होते हैं। एक होते हैं आपकी स्केलर क्वांटिटी, एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज होता है। मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और वेक्टर यानी ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसमें, टर्मिनोलॉजी मतलब है क्या वो देख लेते हैं पहले। याद कर लो, वेक्टर यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड होना, सॉरी स्केलर यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड होना, और वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड तो हो बट उसके साथ प्लस डायरेक्शन भी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोई बंदा है पॉइंट ए पे, वो ऐसा घूमते 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 बी के पास चला गया। ठीक है, वो था यहाँ पर और चला गया यहाँ से घूमते घूमते, मतलब इससे वॉकिंग डिस्टेंस चला गया बी तक। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ए से लेके बी तक का, तो आप मेजर कैसे करोगे, किसके अलोंग करोगे आप, किसके अलोंग करोगे, ऐसा ये करोगे ना, जो रास्ता था, रोड था, उसके अलोंग आप इसका डिस्टेंस में आप मेजर करोगे। फिर आप बोलोगे कि डिस्टेंस, जो ए बी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, आप बोलोगे मान लो ये चला था तो उसको 300 मीटर डिस्टेंस लग गया, उसका 300 मीटर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ है, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वो कितना चला, इसमें उसके डायरेक्शन की कोई बात नहीं हुई है, वो सिर्फ चला गया। अब वो जिधर से भी चले, आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे, देखो ना अलग अलग जगह, पहले ऐसा डायरेक्शन था फिर ऐसा डायरेक्शन हुआ, मतलब जो मोड़ आ रहे तो उसका डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है। बट जब हमने डिस्टेंस की बात की तो हमने कभी भी ये नहीं बोला कि वो कैसे, उसका मुंह किधर था, वो किस डायरेक्शन में गया, वो नॉर्थ में गया साउथ में गया। हमने सिर्फ बोला कि वो ए से लेकर बी तक चला गया, तो डिस्टेंस उसका हुआ 300 मीटर। हमने डायरेक्शन की बात नहीं की। तो इसलिए जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब, उसको हम बोलते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्यों बोला, क्योंकि इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बट अगर मैं ऐसा बोलूं आपको कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर बी तक, तो आप ऐसा निकालोगे कुछ जिसमें आपको दिखेगा, देखो एरो भी दिख रहा है कि वो ए से लेकर बी तक चला है ना, पॉइंट ए से लेकर बी तक चला है। डिस्प्लेसमेंट पता है आपको, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट पार्टिकल या एनी बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, राइट। इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला जाता है, जैसे समझ लो डायरेक्टली ए से बी तक का आप डिस्टेंस स्ट्रेट निकाल रहे हो, ये आया मान लो आपका 150 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए बी का डिस्प्लेसमेंट बताते हो, ए बी बार इज इक्वल टू, इसका मॉड बताओगे आप 150। अब ए बी बार क्या हुआ, मॉड क्या हुआ, ये अभी के लिए छोड़ दो, चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। बट इतना याद रखो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो जब आपने डिस्प्लेसमेंट की बात की फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो आपने क्या बोला, आपने डिस्टेंस भी पूछा कि क्या डिस्टेंस है, दूसरा आपने क्या कंसीडर किया, डायरेक्शन भी, कहां से, ए से लेकर बी, दिख रहा है नहीं डायरेक्शन, मैं और एरोज निकाल देता हूँ, ए से लेकर बी, ना कि बी से लेकर ए। सही है, तो इस क्वांटिटी को आप बोलोगे क्या, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोलोगे, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट में आपने मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व किया और डायरेक्शन भी इन्वॉल्व की। ठीक है, और एक कोई एग्जांपल लेना चाहे तो, जैसे आप बोलोगे स्पीड। जब आप स्पीड की बात करते हो, स्पीड मतलब सिर्फ चल रहा है, वो जा रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, उसकी जो गति है वो कभी बदल नहीं रही है, जा रहा है वो किधर भी जाए, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो स्पीड में हम डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं करते कि वो कम हो रहा है, मतलब बढ़ना मतलब क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में होना, बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ता, मतलब इंक्रीज हो रहा तो एक डायरेक्शन हो गई, या डिक्रीज हो रहा तो एक डायरेक्शन हो गई। तो किसी भी एक ही डायरेक्शन में होता है, स्पीड का कोई बोलना ही नहीं होता है। अगर वो 30 किलोमीटर बोल दिया पर आवर, तो 30 किलोमीटर पर आवर ही बात चल रही है, स्पीड में वो कम ज्यादा वगैरह कुछ नहीं हो रही है।
मतलब उसका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये आप डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करो, इसलिए स्पीड को क्या बोलते हो आप, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बट वही अगर जब आप वेलोसिटी की बात करते हो तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब कम ज्यादा होना। अब जब कम ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है उसका, वो स्पीड का, उस क्वांटिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। इसलिए हम बोलते हैं जो आपकी वेलोसिटी होती है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वैसे तो आप इसको ज्यादा डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे, बट जितना हमको मैथ्स में काम में आने वाला है बस वही हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो जाना चाहिए, स्केलर मतलब ऐसी क्वांटिटी या ऐसी कोई चीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होता है, और वेक्टर यानी ऐसी चीज है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। चलिए अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ठीक है। तो मान लो आप पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, ये एक डायरेक्शन में जा रहे हो, ए से लेकर बी तक, वेक्टर बोल रहे हो, ए से लेकर बी मतलब डायरेक्शन भी है, और ए से लेकर जो बी तक का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस वो आपको ए बी इस वेक्टर का, ए बी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी देगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए से लेकर बी जा रहे हो तो जो पहले जहां से जा रहे हो ये हुआ उसका आपका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जहां से आपका वेक्टर स्टार्ट हुआ, जहां पर आपका वेक्टर खत्म हुआ उसको आप बोलोगे टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट, क्लियर, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। तो जहां से स्टार्ट किया वो पहले लिखते हो, उस पॉइंट का कैपिटल लेटर यूज करते हो, जहां खत्म हुआ वो बाद में लेते हो, और उसके ऊपर आप ऐसा डैश देते हो, तो ये बताता है ए बी बार। अब आप इसको ऐसा भी बता सकते हो एरो देकर, ठीक है। तो कुछ बुक्स में आपको एरोज दिखेंगे, कुछ बुक्स में सिर्फ ऐसा डैश दिखेगा, मीनिंग सेम है। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ए बी डिनोटेड बाय ए बी बार, ठीक है, ए बी बार। चलिए अब ए बी बार होता क्या है, ये तो समझ गए रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ए बी बार को आप लिख कैसे सकते हो और डिटेल में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के फॉर्म में, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या है, मान लो आपने टू डायमेंशन प्लेन में पहले समझते हैं, थ्री डायमेंशन में बाद में जाएंगे, सिर्फ टू डायमेंशन में समझते हैं। मान लो कोई पॉइंट ए है, ये ए है, तो एक फिक्स पॉइंट से, और फिक्स पॉइंट जनरली हम ओरिजिन ही लेते हैं, ठीक है, फिक्स पॉइंट से उस पॉइंट ए का जो वेक्टर बनता है, वेक्टर बनता है मतलब मैंने ओ ए बार ऐसा निकाला, ओ ए बार, तो ये क्या हो जाएगा, ओ से स्टार्ट हुआ, पॉइंट ए पे खत्म हुआ, ओ ए बार, तो ये जो ओ ए बार बना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट इट इज अ वेक्टर फॉर्म्ड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, मतलब ये ओरिजिन, टू दैट पॉइंट, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो वेक्टर बन जाता है उसको हम बोलते हैं उस पॉइंट का, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और जनरली जब भी हम पॉइंट डिनोट करेंगे, ठीक है, ग्राफ में, तो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से। अब इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए बार ले सकते हो, जैसे कोई पॉइंट इधर है, वो बी पॉइंट है, तो यहां से अगर जो आप वेक्टर बनाओगे इसको आप क्या बोलोगे, ओ बी बार, समझ गए। अब ये थोड़ा सा दिक्कत भरा होता है समझने में, कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा जब बहुत सारे वेक्टर्स आते हैं तो उसके लिए एक और नोटेशन यूज कर दिया गया पोजीशन वेक्टर को, कि जो पॉइंट है, जो पॉइंट है उसका स्मॉल लेटर ले लो, स्मॉल लेटर। अब जैसे ये है ए पॉइंट है ना, तो इसका स्मॉल लेटर क्या हो जाएगा, स्मॉल है, उसके ऊपर बार दे दो, तो वो क्या शो करेगा, आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। मतलब ये ओ ए बार को आप ए बार भी लिख सकते हो। उसी तरीके से पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, स्मॉल बी बार, मतलब ये ओ बी बार को आप लिख सकते हो बी बार, ठीक है। ये भी लिखा चलेगा, ये भी लिखा चलेगा, बट जनरली हम लिखते हैं स्मॉल लेटर्स, क्लियर। तो चलो बताओ बच्चों, अगर कोई पॉइंट है पी, कैपिटल पी लिखा, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर
स्मॉल p बार, राइट, स्मॉल p बार। कोई पॉइंट q है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, स्मॉल q बार। समझ गए, इस तरीके से क्लियर है पोजीशन वेक्टर। तो चलिए अब आते हैं हम, अगर दो पॉइंट्स हो और उन दोनों के बीच में कोई वेक्टर बन रहा है तो क्या करोगे। दो पॉइंट्स, मैं सिर्फ 2 डायमेंशन में समझने के लिए बता रहा हूँ, बाद में तो हम सारे 3 डायमेंशन में ही रिप्रेजेंट करेंगे सब कुछ, ठीक है। मान लो पॉइंट ए यहाँ पर है, ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। आपने ए बी बार एक वेक्टर फाइंड आउट किया, बनाया मतलब, तो यहाँ से दिख रहा है आपको ये ए बी बार बन गया, ठीक है। अब ए बी बार है, देखो इसको आप लिखोगे पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ बी पे खत्म हुआ, इसलिए हमने बोला ए बी बार। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो अगर मैंने यहाँ से ज्वाइन किया कौन सा, पॉइंट ए को आपके ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये वेक्टर कौन सा बन गया आपका ए बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, स्मॉल बी बार, ठीक है। तो जब ए बी बार है, ये वाला वेक्टर जो आपका ये वाला वेक्टर है, इसको आप लिखोगे कैसे, जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर लिखो बी बार, माइनस जो आपका इनिशियल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर लिखो ए बार, ठीक है। तो ए बी बार को आप लिख सकते हो बी बार माइनस ए बार, क्लियर सबको, ए बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार। उसी तरीके से अगर, चलो डायरेक्टली बता दो, फिर डायरेक्टली बता दो, अगर मैंने पी क्यू बार लिख दिया, पी क्यू बार, तो उसको कैसे लिखोगे, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्यू बार माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस क्या हुआ आपका पी बार हुआ, सिंपल, क्लियर, समझ गए। जैसे कहीं कहीं ऐसा आएगा एम एन बार, तो मैं इसको डायरेक्टली एन बार माइनस एम बार लिख दूंगा स्मॉल करके, n bar is representing position vector of point n, m bar is representing position vector of point m, क्लियर सबको। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, क्या होता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। एक पॉइंट हम वो डिस्कस कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। आपने ए बी बार बताया, मतलब इसने क्या बताया था, डायरेक्शन भी बताई इस वेक्टर की डायरेक्शन भी बताई और मैग्नीट्यूड भी बताया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, मॉड के अंदर रख देंगे, ऐसे दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे उसके बीच में रख देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड बताएगा, मैग्नीट्यूड मतलब उसका डिस्टेंस, ठीक है। मान लो ये 5 सेंटीमीटर था, तो हम बोल देंगे ए बी बार क्या हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर, समझ गए। जब मैंने ऐसे लिखा मॉड ऑफ पी क्यू बार इक्वल्स टू 7, इसका मतलब क्या हो गया, जो ये ए पी क्यू वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी टू क्यू इज क्या है, 7 है, ठीक है। यूनिट कुछ भी हो जिसमें आप मेजरमेंट कर रहे हो वो यूनिट आ जाएगा, क्लियर सबको। इतना याद रखना है, मॉड में लिखोगे मतलब भी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन दैट दोस 2 पॉइंट, ठीक है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो फर्स्ट आएगा आपका जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर मतलब एक पॉइंट ही सिर्फ, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0, ठीक है, वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 0, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड 0 हो गया, इसका मतलब एक पॉइंट ही हो गया ना, सीधी बात है, मतलब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए ही नहीं, डिस्टेंस आपका कवर हुआ ही नहीं, इसलिए वो जीरो वेक्टर। फिर अगर आपको कोई पूछे कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, वो तो फिर कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है ना, ऐसे कुछ भी हो सकता है, कितना भी निकाल लो बड़ा बड़ा, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ बताने के लिए बताया, कुछ भी हो सकता है, सही है। अब फिर कुछ बच्चे पूछेंगे कि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी नहीं है, डायरेक्शन भी आप बता नहीं रहे हो, तो यूज क्यों कर रहे हो। मान लो जैसे कैलकुलेशन करते थे मैट्रिसेस में, आपने अगर पढ़ा होगा, तो जब मैट्रिसेस का कैलकुलेशन करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मान लो 2 सब्ट्रैक्शन किए और आंसर 0 आ गया, तो क्या आप क्या 0 लिख देते, क्या नहीं, उसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, फिजिकल ना बोलते उसी क्वांटिटी में आपको लिखना होता था, जिस चीज में बात चल रही उसी चीज में आप लिखते थे। मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन हो गया, 0 आ गया, तो आप 0 मैट्रिक्स यूज करते थे, राइट। उसी तरीके से जब वेक्टर्स होंगे उनका
सब्सट्रैक्शन या किसी भी तरह का कैलकुलेशन जीरो आ जाए तो आप जीरो वेक्टर यूज करोगे, ओ बार कर देना जीरो वेक्टर, ठीक है, ओ बार जीरो वेक्टर, समझ गए। नेक्स्ट आ रहा है आपका सेकंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट तो पता है आपको, यूनिट मतलब एक ऐसा वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर अब इसका यूज क्या होता है यूनिट वेक्टर का? ये डायरेक्शन बताने के लिए यूज होगा, ठीक है, डायरेक्शन डिनोट करने के लिए यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कर लेते हैं हम 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का, चलिए पहले वेक्टर कर लेते हैं, बाद में बता दूंगा, अभी से भी इतना याद रखो, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज होगा, ठीक है, यूज्ड टू शो डायरेक्शन, ठीक है। जो की पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ, बाकी तो आपको याद रखना है, ठीक है, समझना मेन है। अभी थर्ड आ रहा है आपका इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है? ऐसे दो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन भी सेम हो जाए और मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए। जैसे मान लो मैंने एक ऐसा वेक्टर बनाया और एक ऐसा वेक्टर बनाया, ये ए बार है, ये बी बार है, अगर इनका डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम, एंड इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, मतलब मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, ठीक है, अगर ये दोनों सेम हो, सही है, तब हम बोलेंगे दे आर इक्वल वेक्टर्स, देन वी कैन से ए बार इज इक्वल टू बी बार। अब हमको दिख रहा है एक ही डायरेक्शन में दिखा है ना, मतलब ग्राफिकली कर रहे हैं, मैथमेटिकली हम जब सॉल्व करेंगे यूज करेंगे तब देखेंगे, बट हम सिर्फ अभी ग्राफिकली देखो, देखो हमको दिख रहा है डायरेक्शन दोनों राइट हॉरिजॉन्टली राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो बस हमने बोल दिया हाँ डायरेक्शन तो सेम है। अब अगर देखो मैग्नीट्यूड भी सेम दिख रहा है हमको, मैग्नीट्यूड भी इन दोनों का सेम है, ठीक है, तो इन दोनों को हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर, ए बार इक्वल टू बी बार, ठीक है, समझ गए। तो बताओ मुझको, अगर मैं ऐसा लिख दूं ग्राफिकली, बताओ ए बार बी बार, तो हमको दिख रहा है मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, ठीक है, ये तो दिख गया। डायरेक्शन सेम है क्या इनका? नहीं, एक लेफ्ट में जा रहा है एक राइट में जा रहा है, तो डायरेक्शन आर नॉट सेम, तो हम बोलेंगे कि इक्वल है क्या? नहीं, दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, समझ गए, क्लियर, इक्वल वेक्टर्स क्लियर हो जाना चाहिए अभी। इसके बाद हमारा आएगा फोर्थ कोलीनियर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो एक तो सेम लाइन पे होते हैं, सेम लाइन पे होते हैं, जैसे एक पॉइंट, ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसी के लाइन के ऊपर, इसी के लाइन पे दूसरा एक और वेक्टर है, ये ए बार है, ये बी बार है, ठीक है, तो अगर एक ही लाइन पे है या तो पैरेलल है, जैसे एक और मैं यहाँ बना देता हूँ सी बार, ठीक है, तो कोई भी दो वेक्टर्स अगर एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे, लाइन ऑफ एक्शन मतलब सीधी बात, देखो जो वेक्टर है जिस तरह जिस लाइन का पार्ट है, जिस लाइन का पार्ट है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। देखो ना इधर जा रहा है ना, राइट हैंड साइड में से जा रहा है वो, तो ये जो डॉट 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 लाइन मैंने डैश निकाली, ये लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे इसको, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो आप समझने के लिए क्या बोल सकते हो, द वेक्टर्स हु आर ऑन सेम लाइन ऑफ एक्शन और पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स, समझ गए। इसमें मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है, मैग्नीट्यूड नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब इसको आपको कंसिडर नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है वो पैरेलल है क्या, ठीक है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है क्या, या पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन पे है क्या, मतलब ये लाइन ऑफ एक्शन जो था उसी का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल निकालोगे, समझ गए। फिर अगर मैंने एक और ऐसा बनाया और इसको इधर बना दिया ऐसा, ये वेक्टर थोड़ा बड़ा बना दिया, तो ये भी डी बार, तो हमको दिख रहा है ए बार बी बार सी बार डी बार सब लोग एक दूसरे को कोलिनियर है, ए बार इज कोलिनियर टू बी बार, सी बार इज कोलिनियर टू ए बार,
C bar is कोलिनियर टू B bar, C bar is कोलिनियर टू D bar, है ना? सही है, समझ गए कोलिनियर क्या होता है? Those vector who are on same line of action or on parallel line of action, they are called collinear vectors. ठीक है, on same line of action or parallel line of action. ठीक है, समझ, इसको थोड़ा नीचे ले लेते, ये आपका इंपॉर्टेंट, क्लियर, समझ गए? चलिए नेक्स्ट, जो जो हमको काम का है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम ज्यादा फोकस करें। इसके बाद हम कंसीडर करेंगे, फोर्थ हो गया हमारा, फिफ्थ, ऐसे वेक्टर्स जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जैसे एक पॉइंट है, यहां से आपका एक वेक्टर चला गया, इधर से एक आ गया, ये आ गया, ये आपका बी बार है, ये ऊपर वाला ए बार, आपको दिख रहा है इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट वो क्या है, यहाँ पर सेम है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम को इनिशियल वेक्टर। फिर बताओ को टर्मिनल वेक्टर क्या हो जाएंगे? 6 अगर मैं बोलूं को टर्मिनल, को टर्मिनल वेक्टर क्या हो जाएंगे? ऐसे वेक्टर्स जो एक पॉइंट पे एंड होते हैं, एक दूसरा वेक्टर है मान लो, वो भी वहां पॉइंट पे आकर खत्म हो गया, तुमको दिख रहा है यहाँ दोनों सेम, दोनों के दोनों क्या हुआ, सेम टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट, टर्मिनल बोलो या एंड पॉइंट है, ठीक है, समझ गए? ऐसे वेक्टर्स जिनका टर्मिनल पॉइंट या एंड पॉइंट सेम होता है उसको हम क्या बोलेंगे? को टर्मिनल वेक्टर्स, समझ गए? चलिए सेवेंथ पे आते हैं। सेवेंथ टाइप आपका आएगा फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स। अब मैथ्स में जो भी हम वेक्टर्स यूज करने वाले हैं सब फ्री वेक्टर्स नहीं। फ्री वेक्टर्स का मतलब क्या है? कोई अगर ऐसा एक वेक्टर है, इसको आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ना चेंज करते हुए कहीं पे भी मूव कर सकते हो, या उसको अगर टेक्निकली बोले तो वेक्टर विच कैन बी शिफ्टेड अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। सेम ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया ना, तो अब मैं इसको यहां से उठाकर यहां रख दूं, चलेगा, या और आगे ले जाओ, चलेगा। सिर्फ मुझको क्या करना है, डायरेक्शन नहीं बदलना है। आप देख रहे हो डायरेक्शन उधर जा रहा है, ऐसा ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही है, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं किया। या तो आप वेक्टर को पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन, अब आपको पता है पैरेलल ऑफ लाइन ऑफ एक्शन तो इनफाइनाइट रहेंगे, कहीं पे भी भेज दो उसको, कहीं भी भेज दो उसको, उठाओ, मैंने अगर यहाँ ला दिया तो दिख रहा है पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन है, डायरेक्शन भी सेम है, मैं उसको यहाँ रख दूं चलेगा, मैं उसको यहाँ रख दूं चलेगा, मैं उसको यहाँ रख दूं चलेगा। जब तक मैं इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा हूं तब तक मैं उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, और ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर्स, ठीक है, फ्री वेक्टर्स। यही हम पूरे मैथ्स में यूज करने वाले हैं। अब इसका एक उल्टा क्या होगा, एट्थ, लोकलाइज वेक्टर। ये तो बस बुक में एक टर्मिनोलॉजी आई है इसलिए हम देख रहे हैं, वैसे हमको इसमें मैथ्स का काम नहीं। बस हम बोलेंगे ऐसे वेक्टर जिसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे वेक्टर जिसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते उसको हम बोलेंगे लोकलाइज वेक्टर। क्लियर है? मतलब फ्री वेक्टर मतलब इसको कहीं पे भी घुमाओ, लोकलाइज को बेचारे को कहीं हम घुमा नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो है अभी तक हमने देखा, मेन तो लगभग हमारे सब कवर हो चुके हैं वेक्टर्स, ठीक है। एक और वेक्टर हमारा रह गया है नेगेटिव वेक्टर। चलिए, जो लगभग हमने सभी किए, सिर्फ समझ लो, मेन आपका कॉन्सेप्ट है समझना। एक रहेगा हमारा नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? कुछ नहीं, अगर कोई मान लो ऐसा एक वेक्टर है ए बार, ठीक है, मेरे को उसको उसका डायरेक्शन रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना है, मतलब इधर है तो मैंने उसको इधर कर दिया, उसको थोड़ा अलग कर दिया, मैंने उसको ऐसा कर दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया। अब मैंने इसका देखो यहाँ मैग्नीट्यूड तो बदला नहीं है, मैग्नीट्यूड तो बदला नहीं है, मतलब जितने लेंथ का था उतनी लेंथ का रखा है,
ठीक है। तो ये जो बी बार है, कोई मैंने बोला दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए बार के इक्वल ही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ए बार के इक्वल ही है, ठीक, और डायरेक्शन रिवर्स है, डायरेक्शन रिवर्स, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ वी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बार। माइनस क्या डिनोट करेगा? उल्टी डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो बी बार इज द निगेटिव ऑफ ए बार। आप चाहो तो ए बार का निगेटिव आपको पूछा जाए, बोलो ए बार का निगेटिव वेक्टर कैसे आएगा, तो माइनस ए बार। आपको पूछा जाए पी बार का निगेटिव वेक्टर क्या आएगा, माइनस पी बार। तो ये क्या बता रहा है, जब आप लिखते हो ऐसा माइनस लगाते हो तो इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। ये याद रखो, निगेटिव वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन रिवर्स, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक तो अभी क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ लॉज देखते हैं। जब भी आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना हो, ठीक है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पहला आता है आपका ट्रायंगल लॉ, ठीक है। मान लो कोई वेक्टर है ऐसा ए बार, कोई वेक्टर है ऐसा बी बार। अब इनको आपको इनको ऐड करना है, ठीक है, को फाइंड आउट करना है ए बार प्लस बी बार ये क्या होगा, इसको ऐड करना है। तो कुछ नहीं, ग्राफिकली क्या करना पड़ेगा, उठाकर लाओ उसको, उनका इनिशियल पॉइंट इक्वल्स टू टर्मिनल पॉइंट, मतलब एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट शुड बी दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बी है इसको शिफ्ट करता हूँ इधर, ठीक है, समझाने के लिए। देखो ए मैंने यहाँ लाया, मेरा ए है, ठीक है, और बी को थोड़ा शिफ्ट किया इधर लाया, समझ लो ऐसा, ठीक है, कर सकते हो। सेम मतलब मैंने क्या किया, सेम लाइन ऑफ एक्शन या पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन पे अब मूव कर दिया ए और बी को। अब दिख रहा है मुझको ए का जो इनिशियल पॉइंट है इज इक्वल टू बी का टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो रहेगा यहाँ इनिशियल से टर्मिनल तक जो जाने वाला है ये वाला वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, वो बताएगा आपको ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो हम बोलेंगे आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ठीक है। कभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमको डायग्राम में बताना पड़ता है कि ए बार प्लस बी बार क्या है, तो ऐसा बताएंगे, ठीक है। तो चलो बताओ, ये पी बार है, ये क्यू बार है, तो पी प्लस क्यू कहाँ रहेगा, ये वाला रहेगा, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, समझ गए, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। और ये देखो ट्राइंगल बनता है इसलिए इसको बोला है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। सिर्फ याद क्या रखना है, टर्मिनल पॉइंट ऑफ वन वेक्टर शुड बी इनिशियल पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो यहाँ लिख देते हैं, मेक टर्मिनल पॉइंट ऑफ वन वेक्टर टू इनिशियल पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर, ठीक है, समझ गए बस। और फिर जो इनिशियल से टर्मिनल तक जो जाने वाला रास्ता है आपका, इनिशियल से टर्मिनल तक तो जाने वाला रास्ता है, बस उसी को हम उन दोनों का एडिशन बोलेंगे। क्लियर। अब अगर एडिशन का बोल रहे हो आप तो फिर नेगेटिव कैसे करोगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करोगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन कैसे करोगे दोनों वेक्टर्स का, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है हमको, सब्सट्रैक्शन करना है, मतलब देखो वेक्टर कहीं भी हो आप सेम जैसा एडिशन में करते थे वैसे, ठीक है। पहले ये बी बार है मान लो, ये आपका ए बार है मान लो, ठीक है। आपको दोनों का सब्सट्रैक्शन निकालना, वो डिपेंड करता है ए बार माइनस बी बार निकालना है या बी बार माइनस ए बार निकालना है, ठीक है। तो चलो मैं पहले इनको एक साथ में बना लेता हूँ। ये मैंने बी बार लिया, टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम कर लिया, ये ए बार ले लिया, ठीक है। अब अगर मान लो मुझको बी बार माइनस ए बार निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखो मैथमेटिकली आप ऐसा कर सकते हो, देखो बी बार माइनस ए बार को ऐसे लिख सकते हो, क्या बी बार प्लस माइनस ए बार लिख सकते हो ना, मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझको बताओ माइनस ए बार कैसे निकालेंगे,
कुछ नहीं, हमने माइनस ए बार मतलब निगेटिव ऑफ वेक्टर बोला था, तो आप क्या करते थे, डायरेक्शन अपोजिट कर देते थे। तो देखो ये दिख रहा है ए बार ऊपर जा रहा है तो इसको हम नीचे बना देंगे, मैग्नीट्यूड उतने रहेंगे रखेंगे, तो ये बन गया आपका माइनस ए बार। ठीक है, तो ये जो ज्वाइन होगा यहाँ से, ये वाला जो ज्वाइन होगा ये क्या रहेगा, बी बार माइनस ए बार। समझ गए, क्योंकि आप वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या करते हैं आप, इनिशियल से टर्मिनल तक जाते हैं, ठीक है ना। इन शॉर्ट ऐसा बन रहा है, वो रास्ता बन रहा है, सही है। देखो आपको दिखेगा, ये यहां से गए फिर इधर आए, तो ये जो रास्ता गया वो आपको एडिशन देता है दोनों का। अब मेरे को बता, बी बार माइनस ए बार का, बी बार माइनस ए बार का एडिशन क्या होता है, बी बार माइनस ए बार ही होता है ना। एडिशन करोगे तो समझ में आ रहा है। तो चलिए, अब ये जो वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, आप इसको जनरलाइज भी ऐसे कर सकते हो। जैसे अगर मैं ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, मैं एरो भी बताते जाता हूँ, फिर ऐसा गया और फिर यहाँ आके रुक गया। मान लो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। ठीक है, तो ये जो आप ज्वाइन करोगे ए से लेकर जी तक का, ए जी बार, आप इसको कैसे लिख सकते हो, जो जो रास्ते में आए सारे वेक्टर्स का एडिशन कर दो। इस रास्ते से गए ना पहले आप, पहले ऐसा गए, फिर ये मतलब ऐड करो, ए बी प्लस बी सी बार प्लस सी डी बार प्लस डी बार प्लस ई एफ बार प्लस एफ जी बार। यही आपको इन शॉर्ट बताता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, आप जनरलाइज करो। आप बोलोगे कैसे, तो बस पहले लिख लेते, समझ लेते, मैं फिर आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ शॉर्टकट में। तो आप लिख लोगे ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी डी बार प्लस डी बार प्लस ई एफ बार प्लस एफ जी बार इक्वल्स टू ए जी बार। ठीक है, क्लियर सबको। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बताता है। अब आप बोलोगे ये ऐसा क्यों आया, तो कुछ नहीं, ऐसा इसलिए आया, मान लो ए बी प्लस ए सी, रिजल्टेंट क्या आने वाला है, ए सी, हाँ कि ना। अब बताओ ए सी प्लस सी डी अगर फाइंड आउट करने को कहा जाए, ए सी प्लस सी डी कहा जाए, तो आप क्या करोगे, ये ज्वाइन करोगे। ए सी प्लस सी डी क्या बन जाएगा आपका, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ए सी प्लस सी डी एडी बन जाएगा, हाँ कि ना। तो एडी क्या बन गया आपका, ए सी प्लस सी डी, सही है। फिर अगर आपको बोला जाए कि ये और ज्वाइन कर लो, ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, तो ए ई क्या आएगा, एडी प्लस डी, एडी प्लस डी, हाँ कि ना। फिर आपको बोला जाएगा ये ज्वाइन कर दो, तो ए एफ क्या आएगा आपका, ए ई प्लस ई एफ, ए ई प्लस ई एफ। समझ में आ रहा है, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बस उसी तरीके से अब ए जी फाइंड आउट करने को कहा जाए, तो आप क्या करोगे, ए एफ प्लस एफ जी करोगे, ए एफ प्लस एफ जी करोगे वेक्टर, समझ गए ना। तो यही तो हमने बताया, बस ऐसे कितना भी रास्ता बनते जाए, दो ज्वाइन करते जाओ, आ जाएगा। इसलिए हमने इन शॉर्ट डायरेक्टली बोल दिया कि पूरे रास्ते को, सारे वेक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा ए जी। क्लियर, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और हाँ, एक और चीज, जब भी आप मैथमेटिकली ऐड करो, जैसे ए बी बार प्लस बी सी बार आपको दिख रहा है, तो कुछ मत करो, ड्रॉ करने से पहले ही आपको समझ में आ रहा है कि ये बी भी सेम है, तो इसका डायरेक्टली आप लिख सकते हो ए सी बार, है ना। क्यों, ऐसा क्यों लिखे, देखो ये ए बी बार बनाया मैंने, फिर मैंने बनाया बी सी बार, तो हमने अभी दिखाया वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ए सी बार क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी, इसका एडिशन क्या मिल जाएगा, ए सी। समझ में आ रहा है, बस वही लिखा। तो मैथमेटिकली जब भी आपको दिख जाए, तो ये ड्रॉ ना करते हुए हम भी डायरेक्ट बता सकते हैं, अगर बीच का है, बीच का सेम पॉइंट है, तो हम डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट बनाकर उस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर लिख पाएंगे। समझ गए, जैसे कि अगर मैंने लिखा पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार, तो यहाँ ये दोनों सेम है, तो मैं डायरेक्टली पी आर बार लिख सकता हूँ। और इसका जस्टिफिकेशन क्या लिख देंगे, यहाँ लिखते चलो पी आर बार। जस्टिफिकेशन आप क्या लिखोगे, क्या जस्टिफिकेशन लिखोगे, ट्रायंगल
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बस। और वो ग्राफिकली अगर शो करने के लिए कहा जाए तो आप कर देना, जैसे जनरली बताया, कहा नहीं जाता आपसे, समझ गए, डायरेक्टली यूज करते हो। चलिए फिर अब आगे चलते हैं, हम वेक्टर को कोऑर्डिनेट प्लेन में कैसे नोट करेंगे वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिक्स में से बनाए होंगे आपने, ये आपका दिख रहा है आपको, देखिए ये 2D प्लेन है, 2D प्लेन। 2D प्लेन मतलब दो एक्सिस होते हैं, दो ही डायरेक्शन दिखाते हो, 3 डायरेक्शन नहीं दिखाते हो। ये एक्स एक्सिस होता है आपका, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये बीच वाला ओरिजिन। और ये आपका बन गया 3D प्लेन, जिसमें आपको 3 डायरेक्शन मिलते हैं, ये एक ऊपर वाला और एक इस साइड वाला, है ना। अब कुछ इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ लोग इसको इस तरीके से भी बताते हैं। मतलब पूरा ना बताते हुए आधा आधा बताते, एक एक एक्सिस बता देते, है ना। इसमें क्या हुआ, दोनों साइड से बताया आपने, निगेटिव एक्सिस भी बताया, मतलब ये एक्स एक्सिस होती है, एक्स डैश निगेटिव एक्स एक्सिस, है ना, उस तरीके से। ये ऊपर वाला वाई है तो निगेटिव वाला वाई डैश, ये इधर वाला जेड है तो ये जेड डैश, इस टाइप से, ठीक है। या अगर आपने फिजिक्स में ऐसा पढ़ा होगा तो ऐसे मानो, ठीक है। ये आपका ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये ऊपर वाला वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमने बोला था पहले, क्या यूनिट वेक्टर कहाँ यूज होता है, बताया था। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। हमने बोला था यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने को यूज होता है। तो मान लो, चलो मैं जूम करता हूँ, 2D प्लेन पे पहले आते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, मान लो ऐसा एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसको हम बोलेंगे आई कैप। आई कैप मतलब उस पर एक टोपी पहना दोगे, आई कैप। आई कैप हमेशा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताने के लिए यूज होगा, ठीक है। अब आई कैप मतलब क्या बता रहा हो, पॉजिटिव एक्सिस। अगर आपको निगेटिव एक्स एक्सिस बताना है तो आप क्या कर दोगे, इसको उल्टा कर दोगे। और आपको पता है अगर आप उल्टा करते हो तो आप क्या करते हो, माइनस आई कैप करना पड़ेगा। निगेटिव वेक्टर अभी पढ़ा था हमने, सही है। और अगर आपको वाई एक्सिस का बताना है तो ये याद ही कर लेना है, इन जनरल यूज होता है ये। अगर वाई एक्सिस के अलोंग कोई यूनिट वेक्टर है तो वो रहेगा आपका जे कैप, ठीक है। नीचे निगेटिव वाई एक्सिस बताना है आपको तो आप नीचे बना लो, माइनस जे कैप कर दो उसको, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप, ये फिक्स है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन प्लेन पे आ गए तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा। आई के लिए क्या रहेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या रहेगा, आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, और सीधी बात है जेड एक्सिस के अलोंग आप यूज करोगे के कैप, आई जे के। ये याद करना है, ठीक है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, नहीं तो कोई बंदा बोलेगा मैं ये लेता हूँ, कोई दूसरा बंदा बोलेगा मैं ये ले लेता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सारे मैथमेटिशियन एक जगह बैठे, उन्होंने डिसाइड किया नहीं अब हम एक्स एक्सिस के का डायरेक्शन बताने के लिए आई कैप यूज करेंगे, वाई एक्सिस का डायरेक्शन बताने के लिए हम जे कैप यूज करेंगे, जेड का डायरेक्शन बताने के लिए के कैप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है आपका, नथिंग बट सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। अगर मुझको पूछा जाए मॉड ऑफ आई कैप बताओ तो मैं क्या बोलूंगा, अरे वो तो यूनिट वेक्टर है ना। जो भी यूनिट वेक्टर हो, कोई भी यूनिट वेक्टर हो, उसके सिर पर अगर आपने कैप दे दी, इसको कैप टोपी, ठीक है, कैप दे दी, तो उसका मतलब है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है, इतना याद रख लेना। अब बताओ मॉड लेना है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। मैंने बोला मॉड ऑफ जे कैप बताओ, आप बोलोगे 1, है ना। आप बताओगे, पूछोगे मॉड ऑफ के कैप क्या होता है, 1। अगर माइनस भी होगा, मतलब निगेटिव वेक्टर भी होगा, तब भी मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 ही आने वाला है, सही है ना। डायरेक्शन चेंज भी हो जाए पर मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज होता है, इसलिए मॉड अगर मैंने माइनस वेक्टर का भी लिया तो 1 ही आएगा, समझ गए। चलो इसको डिटेल में समझते हैं। हमने बोला था ए बार है कोई वेक्टर, ये एक वेक्टर है ए बार, ठीक है। अगर इसका डायरेक्शन मुझको बताना है, डायरेक्शन, तो मैं किसका यूज करूंगा, ए कैप का यूज करूंगा। जो वेक्टर रहेगा इसके अलोंग, इस वेक्टर ए के अलोंग रहेगा, मान लो यहाँ पर,
ये रहेगा आपका ए कैप, और ए कैप का क्या रहेगा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। समझ गए? तो इसी तरीके से आप किसी भी वेक्टर को ऐसा लिख सकते हो, ए बार इज इक्वल टू, पहले तो मैग्नीट्यूड लोगे, है ना, ए बार का मैग्नीट्यूड होता है, और ए बार का डायरेक्शन बताने के लिए हमने क्या यूज किया, अभी लिए हमने यूज किया, क्या यूज किया, ए कैप। तो इसलिए आप ए बार को लिख सकते हो मॉड ए इंटू ए कैप, ये होगा डायरेक्शन बताने के लिए, और ये यूज होगा आपका मैग्नीट्यूड बताने के लिए। क्लियर सबको? तो ये याद रख लेना, ये जो बार बार जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? वैसे तो एनसीईआरटी में हम 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये तो पढ़ेंगे, वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल रहे हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ठीक है, समझ गए वेक्टर क्या होता है, कैसे बताते हैं, ये हो गया। अब चलिए, अगर 2 डायमेंशन में अगर हमको कोई पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो पहले तो एक्स एक्सिस पे के पॉइंट, वाई एक्सिस पे के पॉइंट से ही समझते हैं। 3 डायमेंशन, अगर 2 डायमेंशन का समझ जाओगे तो 3 डायमेंशन में समझ जाएगा। मान लो यहाँ कोई पॉइंट है 3,0, सही है, पॉइंट ए है, पॉइंट ओ, अगर मेरे को ओ ए बार निकालना है, मतलब ये पॉइंट ए का क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। सीधी बात है, हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। हमने अभी बोला था ए बार को कैसे लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, सही है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। बताओ मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, हमको दिख रहा है नहीं, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 3 है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3। और ए कैप डायरेक्शन बताएगा, मुझको बताओ ये पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन मतलब ही ओ ए का डायरेक्शन यूज कर सकते हैं हम, एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन होगा वही ओ ए का डायरेक्शन होगा, राइट। तो हम यूज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे, बताओ क्या डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कैसे बताते थे, आई से बताते थे, आई कैप। इसलिए हम पॉइंट ए को का पोजीशन वेक्टर ए बार ऐसे लिख सकते हैं, क्या, 3i कैप। समझ गए? उसी तरीके से अगर आपको पॉइंट निगेटिव डायरेक्शन में -3,0, तो इसके लिए क्या करोगे, अब कुछ बच्चे बोल देंगे ये डिस्टेंस है -3, ये डिस्टेंस -3 नहीं है, डिस्टेंस तो 3 ही रहेगा, ठीक है ना। मान लो ये पॉइंट बी है, तो ओ बी बार कैसे निकालोगे आप, ओ बी बार कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे। इसको मैं बी बार से बताता हूँ, पहले तो बी बार का मैग्नीट्यूड लोगे, पोजीशन वेक्टर, फिर इसका डायरेक्शन। बी बार मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वो डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है, 3 है, भले ही साइन यहाँ निगेटिव है, उससे कोई लेना देना नहीं, हमको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस 3 मिल गया। और डायरेक्शन बताओ, निगेटिव एक्स एक्सिस किससे बताते थे हम, माइनस आई कैप से बताते थे, बस माइनस आई कैप यूज करेंगे। अब ये माइनस सामने लिख लेंगे, आ जाएगा -3i कैप। समझ? इस तरीके से आप लिख सकते हो बी बार इज इक्वल टू -3i कैप। अब हमको दिख रहा है यहाँ से दोनों नेगेटिव वेक्टर एक दूसरे के, बी बार इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बार, क्योंकि सिर्फ साइन का ही फर्क है, सही है ना। क्लियर? अगर मान लो, फिर बताओ अगर पॉइंट, चलो एक और डायरेक्शन निकाल बनाते हैं, मान लो पॉइंट z y एक्सिस पे होता, y एक्सिस पे होता, तो x 0 होता है, x 0 होता है, राइट। कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे हो तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, मान लो ये 5 है। अगर अब आपको ये पॉइंट c है, ओ सी बार निकालना है, ओ सी बार मतलब ये स्मॉल सी बार भी लिख सकते हो आप, कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार और सी कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस 5 है, लिख दिया। सी कैप डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस कैसे बताओगे, हमको पता है डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस कैसे बता सकते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, हाँ कि ना। तो मैं यहाँ जे कैप लिख लूंगा, बस 5 जे कैप क्या बताएगा आपका, स्मॉल सी बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप क्या कर सकते हो, जो पॉइंट दिख रहा है ना, बस उसको वो जिस एक्सिस के अलोंग है उसका यूनिट वेक्टर लगा के लिख दो, सही है, क्लियर। बट यहाँ पे एक्स नहीं है इसलिए वो 0 हो गया,
ऊपर वाले में y नहीं था इसलिए y वाला 0 हो गया था। बट अब मान लो अगर थर्ड वाला वेक्टर हो, मान लो कोई पॉइंट यहाँ है 2,3 मान लिया। अब आपको ये वेक्टर फाइंड आउट करना है, ये वाला मान लो ये पॉइंट है आपका P, OP बार आपको फाइंड आउट करना है, मतलब स्मॉल p बार फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? कुछ नहीं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये पॉइंट कितना रहेगा आपका 2,0, ये कितना रहेगा 3,0। पता है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे जहां कट करता है वो पॉइंट ही आप x को लेते हो, y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे जिस पॉइंट पे y को कट करता है वो पॉइंट आप y कोऑर्डिनेट लेते हो, ठीक है ना। बस कुछ नहीं, आईजे के लगा। बताओ ये वाला वेक्टर कितना आएगा? मान लो ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है आपका। बताओ ओ ए बार क्या आएगा? हमने भी देखा था 2i, सही है। ओ बी क्या आएगा? ओ बी बार आपका ओ बी वेक्टर क्या आएगा? क्या आएगा 3j, राइट। अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम है, पैरेलली आप उठा के रख सकते हो। तो अगर ये 3i है तो ये भी 3i लिख सकते हो, हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ रहे हो ना? ये देखो मैंने ऐसे लिखा, एक वेक्टर आया आपका 2i, यहां से एक वेक्टर था 3j, मैंने इसको यहां से उठाकर यहां लगा दिया 3j कैप, ठीक है, कैप कैप नहीं भूलना है। तो अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ये कितना होगा बताओ? ये कितना होगा 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j। बस मिल गया हमको ओपी बार। ओपी बार क्या है हमारा 2i प्लस 3j। क्या समझ गए? ये हुआ हमारा डिटेल में समझना कि हमने पहले ये रास्ता निकाला, ये वाला रास्ता निकाला, फिर ये वाला रास्ता निकाला और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमने निकाल लिया। और एक दूसरा तरीका शॉर्टकट, अब क्या हर बार बार थोड़ी करेंगे, ये तो हम समझ गए कैसे आया। अब हम सिर्फ याद कर लेंगे, हम डायरेक्टली याद कर लेंगे। जब भी कोई पॉइंट हमको दिया हो, जब भी कोई पॉइंट दिया हो और उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो जो x कोऑर्डिनेट है उसको i कैप लगा दो, जो y कोऑर्डिनेट है उसको j कैप लगा दो और एडिशन कर दो। समझ गए? उसी तरीके से अगर XYZ एक्सिस होगा, मतलब आप 3 डायमेंशन में अगर पूछोगे तो सेम किस्सा 3 में भी चलेगा, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है P, फिर से ये है 2,3,4, आपको पता है ना, मतलब x से ये x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो 2 पे कट करेगा, y पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो किस पे कट करेगा 3 पे, और z पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कहां पे कट करेगा वो 4 पे। समझ रहे हो? क्लियर सबको? इसको -4 लिख देते, -4 पे कट करेगा। तो कुछ नहीं करना हमको, हमने क्या बोला, अगर हमको ओपी बार निकालना है, ओपी बार तो कैसे निकालेंगे? मतलब स्मॉल p बार पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, x पॉइंट उठाओ, y पॉइंट उठाओ, z पॉइंट उठाओ। x के जगह x का पोजीशन वेक्टर, j y के लिए j y का, और z के लिए z का पोजीशन वेक्टर, जो कि होता है ij के, इन सबका एडिशन कर दो। मैं यहाँ एडिशन भी करूंगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस होने वाला है, तो इसलिए मैं एक ही बार में यहाँ माइनस लिख देता हूँ, माइनस। ये मिल गया मुझको पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। अगर पॉइंट P के मुझको कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो, समझ गए? क्लियर? तो मैंने यहाँ पर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को भी वेक्टर में इंट्रोड्यूस करवा के हमने एक बेसिक जो है हमारा वेक्टर पढ़ लिया, जिससे हमको 12th का मैक्सिमम समझ में आए, और जो भी रहेगा हम पढ़ते जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्लास एक और ले लेंगे हम, और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे बेसिक्स का सेकेंड पार्ट, जिससे हम जब 12th का पढ़े तो हमको एकदम इजी लगे। क्लियर? चलो बताओ, अगर कोई पॉइंट है Q -6,7,8, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे? बताओ। स्मॉल q हमने भी बताया, जो x कोऑर्डिनेट है उसको i कैप लगाओ, जो y कोऑर्डिनेट है उसको j कैप लगाओ, जो z कोऑर्डिनेट है उसको k कैप लगाओ, मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर। समझ गए?
इतना याद ही रख लेना है क्या करना, क्या पोजीशन वेक्टर कैसे निकाल दो किसी भी पॉइंट का, समझ गए है ना। और उसका जस्टिफिकेशन हम यहाँ दे चुके हैं, कैसे निकाला हमने इस वाले क्वेश्चन में। आपने ओ ए निकाला, ओ पी ए पी निकाला और ट्रायंगल ऑफ रेडिएशन यूज कर लिया, बस और कुछ नहीं किया, समझ गए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तब तक के लिए सारे क्वेश्चंस रिवाइज करो, वर्क हार्ड, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।